क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आई। रिसेप्टर्स डिस्कस करने हैं, उसमें से पहला रिसेप्टर आज देखेंगे जो कि है आपका आई, आँख। आँख के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन कैसे है और इसके अलावा इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारी आइज़ जो है ये हमारे स्कल के अंदर दो सॉकेट्स बने हुए हैं। स्कल के अंदर दो खाने बने होते हैं, उसके अंदर ये लोकेट करती हैं कि उन ऑर्बिट्स के अंदर या उन आई सॉकेट्स के अंदर मौजूद ये होती हैं। इसके अलावा दो चीज़ें और यहाँ पे मौजूद होती हैं आइज़ के साथ। एक होती हैं यहाँ पे आईलिड्स, ठीक है, ये जिनकी आँख ब्लिंक करती है, बंद होती है, खुलती है, आईलिड्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो लैशेस मौजूद होती हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे से मौजूद आँख के ऊपर। इन दोनों का भी अपना अपना काम है। जो हमारी आईलिड्स हैं ये तो उसको प्रोटेक्ट करती हैं आँख को, ठीक। और इसके अलावा प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है जो हमारी आईलैशेस हैं, इनके ऊपर जो छोटे छोटे से बाल हैं, ये क्या काम करते हैं, ये आँख को जो है वो हाइड्रेट करते हैं। आईलिड्स के ऊपर टीयर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, आंसुओं के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होने देते आँख में, हाइड्रेट रखते हैं आँख को। तो वो जब टीयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको पूरी आँख में जो है ये लैशेस जो हैं ये फैला देती हैं, यानी इससे आँख की जो है वो सफाई भी हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं इसके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं और वो साल्ट्स क्या काम करते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं जो आँख के अंदर मौजूद है, या इसके अलावा और भी कोई डर्ट वगैरह पार्टिकल है तो ये उसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद जो है इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आँख का जो स्ट्रक्चर है इसकी 3 तहें हैं बेसिकली। इसका एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आँख जो है वो गोल स्ट्रक्चर है, ये इसकी ऑप्टिकल नर्व है। फ्रंट से जो है वो आँख थोड़ी सी बाहर को होती है, बल्जिंग होती है इस तरफ से। ये जो सबसे बाहर वाली इसकी लेयर है, जो आई बॉल है इसका आँख का, आई का, उसको हम देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर ज़रा हम डिटेल में देख रहे हैं। तो उसके अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो स्क्लेरा और कॉर्निया पे मुश्तमिल है। अब स्क्लेरा और कॉर्निया क्या है, इस आँख को हम जो फ्रंट से कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया जो है ये आँख को जो है वो ट्रांसपेरेंट वो कलर देती है, यानी ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हम आँख के अंदर जो कुछ भी है उसको देख सकते हैं। और बैक से यही वाली जो लेयर है इसको स्क्लेरा बोलते हैं और ये क्या काम करती है, ये आँख को वाइट कलर देती है। पीछे से जो आपको वाइट कलर का सारा पोर्शन नज़र आ रहा होता है वो स्क्लेरा का पोर्शन है, और फ्रंट से जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, वो है कॉर्निया। उसके अलावा कॉर्निया जो है ये लाइट को भी पास होने का जो है वो रास्ता देती है। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे जो है एक और लेयर मौजूद होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं क्रोइड, इधर बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं क्रोइड, और ये क्रोइड क्या काम करता है, ये पिगमेंटेशन देता है, आँख को कलर देता है। जिस कलर की ये लेयर होती है उसी कलर की आपकी आँख होती है, ठीक है। ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ये जो ब्लैक कलर आपको दिखता है अक्सर, ये ब्लैक नहीं होता, ये डार्क ब्राउन होता है। बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो वो भी ब्लैक कलर का दिखता है। यही क्रोइड जो है, ये मिडल लेयर इसकी, ये सामने से बेंड हो जाती है यूं सीधी, और अपने दरमियान में एक छोटा सा सुराख छोड़ देती है। यहाँ जो बेंड हुई है इसको बोलते हैं आइरिस, जहाँ से ये बेंड हुई होती है उस पोर्शन से उसको बोलते हैं आइरिस। और ये आइरिस क्या काम करती है, चूँकि ये बेंड होती है अपने दरमियान में से छोटा सा रास्ता छोड़ती है, इस रास्ते को बोलते हैं प्यूपल, जो कि लाइट को गुजरने का रास्ता जो है वो मुहैया करता है। यहाँ से लाइट जो है वो आगे को पास ऑन होती है। अब बिल्कुल प्यूपल के पीछे यहाँ पे सीलियरी मसल्स होते हैं इधर, ठीक है, इस तरह से सीलियरी मसल्स अटैच होते हैं, और उन सीलियरी मसल्स के साथ यहाँ पीछे लेंस लगा हुआ है।
और ये लेंस क्या करता है, सीलियरी मसल्स क्या करती हैं कि इसने फोकस करना होता है इमेज के ऊपर। आप दूर देख रहे हो, नज़दीक देख रहे हो, तो उसी तरह से इसका साइज़ बड़ा और छोटा होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है मसल्स। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसकी, ये सीलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। ये इलास्टिक होते हैं, ये ईजिली इसको मूवमेंट करने में जो है वो हेल्प देते हैं। इसके बाद जो है पिपल की बारी थी, तो पिपल हमने पहले डिस्कस किया। ये बीच में छोटा सा रिंग बना हुआ है और ये सिर्फ लाइट को जो है वो ट्रांसमिट होने में मदद देता है। अब आइरिस और पिपल के बिल्कुल पीछे, यानी कि लेंस के बिल्कुल पीछे एक तीसरी लेयर मौजूद है जिसको बोलते हैं रेटिना, थर्ड एंड द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। ये जो थर्ड लेयर है इसको क्या बोलते हैं, ये है रेटिना, और ये मोस्ट सेंसिटिव लेयर है। ठीक है, इसी के ऊपर इमेज फोकस होता है। और इमेज इसके ऊपर कैसे फोकस होता है कि जो रेटिना है हमारी, ये दो किस्म के सेल से मिलकर बनी होती है। एक सेल्स को बोलते हैं हम कोन्स, और दूसरे सेल होते हैं इसमें रॉड। ठीक है, ये दोनों सेल्स मिलके, यानी यहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में कोन्स और रॉड्स मौजूद होते हैं रेटिना के अंदर, जो कि हमें देखने में, रोशनी में, अंधेरे में, इसके अलावा कलर्स को डिफरेंस करने में हमारी मदद करते हैं। रेटिना के ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये फोविया, ठीक है, ये एक पॉइंट है इसके अंदर जहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो फोविया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे एफ पॉइंट है, फोविया पॉइंट है, जहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा हैं। और यहीं पे अगर आपका इमेज बनेगा तो आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जो है नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ ऑप्टिकल नर्व है जहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे अगर इमेज बने तो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, ऐसे लोग जो कि अंधे होते हैं या जिनको दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड होते हैं, उनका एक रीज़न ये भी होता है कि उनका इमेज जो है वो करेक्ट पॉइंट पे नहीं बन रहा, वो उनके ब्लाइंड स्पॉट पे जाके वो इमेज बन रहा है, इस वजह से हमें नज़र जो है वो नहीं आता। तो ये अक्सर आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मतलब अगर कभी हम लोग गोल गोल से चक्कर लगाएं तो ऐसा होता है कि जब हम एक पॉइंट पे रुके ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी बैलेंस नहीं होती, तो वो लाइट आ रही होती है, वो रेटिना के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्राइक कर रही होती है, तो वहाँ पे बीच में कभी हमें बीच में नज़र नहीं आता, अंधेरा छा जाता है आंखों के आगे। उस टाइम पे हमारी जो लाइट की जो स्ट्राइक हो रही होती है वो ब्लाइंड स्पॉट पे होती है, इसलिए हमें वहाँ पे उस टाइम पे जो है थोड़ी देर के लिए नज़र नहीं आता। इसके बाद आगे हम देखें तो ये जो आइरिस है आँख के अंदर, इस आइरिस ने आँख को दो खानों में डिवाइड कर दिया है। एक ये वाला है आइरिस से लेके कॉर्निया के बीच में रास्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर क्यों, इसके अंदर जो है वो ये लिक्विड होता है। और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है जहाँ पे आइरिस से लेके ये रेटिना के बीच में है, तो इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये जेली लाइक होता है, थोड़ा थिक होता है उसकी निस्बत एक्वस की निस्बत, और इसके अंदर ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये सस्पेंड हुई होती हैं, लेंस वगैरह और ये सीलियरी मसल्स कुछ इसके अंदर सस्पेंड हुआ है। तो ये दो चैम्बर में इसको डिवाइड कर देता है। अब उसके बाद जो है ये होता कैसे है सारा काम, तो जब लाइट है सामने से पड़ी होती है, जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं उसमें से लाइट स्ट्राइक होती है कॉर्निया पे, कॉर्निया इसको पीछे इस प्यूपल के रास्ते से अंदर भेज देता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, आगे ये लेंस के साथ टकराती है और लेंस जो है वो इसको फोविया पे पहुँचा देता है। और फोविया में कॉन्स होते हैं, वहाँ से नर्व इम्पल्स जारी होती है, जो कि ये नर्व इम्पल्स जो जारी है ये ऑप्टिक नर्व के ज़रिए, ये इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दिमाग के साथ होता है, ब्रेन के साथ, और वहाँ पे ये जाती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर, फिर वहाँ से मोटर जो वापस लेके आती है। और ये इतनी जल्दी काम होता है कि आपको फ़ौरन आप चीज़ को देख रहे हो सामने और उसको समझ भी रहे हो, और ये समझ में नहीं आता कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस पीछे से चल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इस तरह से जो है वो आँख इसको फॉलो करती है। अब हमें इमेज नज़र कैसे आता है, इमेज को जो हमारी रेटिना है वो देखने में मदद कैसे करती है। तो अभी हमने बात की कि रेटिना के अंदर दो सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं। रॉड्स की पहले बात कर लेते हैं। ये जो रॉड सेल्स हैं ये हमें मदद देते हैं लाइट और डार्कनेस, लाइट एंड डार्क, ठीक है, इसमें देखने में हमें मदद देते हैं, इसको पहचानने में, रोशनी में। अब होता क्या है कि रॉड्स के अंदर जो है एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन, ठीक। तो ये जो रोडोप्सिन है जब इसके अंदर ऊपर यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है, यानी रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, तो ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये टूट जाता है। और जब ये टूटता है तो इसके अंदर से नर्व इम्पल्स निकलती है, ठीक है। वो नर्व इम्पल्स क्या है, वो मैसेज है, पैगाम है, केमिकल निकला है, और उस केमिकल ने जाना है इस ऑप्टिकल फाइबर के, इस ऑप्टिकल
नर्व के थ्रू ब्रेन के पास और जाके ब्रेन के पास जो है वो पैगाम लेके जाएगा। तो ये सीक्रेट ये निकलती है इसमें से और इस तरह से पैगाम चला जाता है। अब बॉडी जो है वो रोडोप्सिन कब बना पाती है? बॉडी रोडोप्सिन तब बनाती है जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए जो है वो मौजूद हो, यानी कि अगर आप अपनी खुराक में विटामिन ए ठीक ले रहे हैं तो फिर ये जो रोडोप्सिन है आपकी बॉडी के अंदर बन रही होती है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोडोप्सिन नहीं बन पाती, और जो अब रोडोप्सिन नहीं बन पाती तो फिर ऐसे लोगों को जो है वो दिन की रोशनी में ही सिर्फ नज़र आता है। उनको जैसे ही दिन की रोशनी गायब हो जाती है, ठीक है, सूरज गुरूब हो जाता है तो उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, वो नहीं देख पाते। तो ऐसी बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिनको अक्सर मगरिब के बाद जो है वो नज़र आना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब रोशनी पड़ती है रोडोप्सिन के ऊपर ये टूट जाते हैं, नर्व इम्पल्स निकलती है और हमें रोशनी में दिखाई देता है। जब अंधेरा आता है, जब हम मतलब डिम लाइट में देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि यही जो टूटे हुए रोडोप्सिन होते हैं यही वापस जुड़ जाते हैं और वापस जुड़ के दोबारा हमें अंधेरे में देखने में मदद देते हैं। लेकिन वो जुड़ेंगे कब, वो रिसाइकल कब होंगे, रीजनरेट कब होंगे? जब उनको विटामिन ए मिलेगी। अगर विटामिन ए नहीं मिलेगी तो वो वापस रीजनरेट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से कॉर्न्स की बात कर लेते हैं। तो कॉर्न्स के अंदर भी जो है ये कलर सेंसिटिव हैं, ठीक है, ये आपको रंगों में फ़र्क बताते हैं। और कलर सेंसिटिव ये 3 तरह के कॉर्न्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये 3 बेसिक कलर्स हैं जो हमारे आंख के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी जितने भी कलर आपको नज़र आते हैं वो इनकी मिक्सिंग से नज़र आते हैं। ये ही मिक्स होके नए से नए कलर बना के आपको दिखाते हैं। रोशनी के अंदर आपको पता है 7 रंग होते हैं बेसिक। तो कौन सी चीज़, कौन सा कलर आपकी आंखों में एंटर हो रहा है, वो कितने कलर्स को लेके अंदर हो रहा है, तो वो सब कुछ ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेता है। फिर वो कौन को हुक्म देता है कि कौन कौन से में मिक्स होके आपको वो कलर दिखाना है या आपकी समझ में लाना है कि आप क्या देख रहे हैं। तो इसमें से भी अगर इसमें भी ये काम कैसे करता है कि कॉर्न के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं आइडोप्सिन। रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन थी, इसके अंदर है आइडोप्सिन। तो ये आइडोप्सिन जो है ये टूटती है और इसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जारी होती है और फिर वो आपको देखने में मदद देती है। अब इनमें से भी अगर एक भी कोन ख़राब हो जाए, एक भी कोन सेल्स जो हैं वो अपना काम ठीक तरीके से परफॉर्म ना कर पाएँ तो हमें कलर्स में फ़र्क नहीं पता चलता। इसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि आप कौन सा रंग देख रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो डॉक्टर सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा रंग ठीक तरीके से नज़र नहीं आता। उसमें क्या किया जाता है कि आपको इस तरह से ना छोटे छोटे से ये टैग्स दिखाए जाते हैं जिसमें पीछे सारा, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड सारा ग्रीन कलर का है और अंदर ब्लू कलर से 6 लिख दिया होता है या 0 लिख दिया होता है। तो अगर आपको वो ब्लू कलर साफ ग्रीन के बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो वाली ब्लाइंडनेस नहीं है, वो कलर आपका ठीक है। लेकिन अगर आप वो कलर नहीं ठीक तरीके से देख पाते तो मतलब आपका वो वाला जो कोन है वो ख़राब हो गया है। तो पहले तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो है इसका इलाज वो है जो है वो स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद ये हो गया आपका आई का टॉपिक, और आई के साथ ही हम जो है इसके डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। तो आई के जो है वो 2 डिसऑर्डर्स हैं, एक है मायोपिया एंड द हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि जो हमारा आई बॉल है उसका साइज़ नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। ये इसका साइज़ जो है ये लंबा हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे पर्सन जो हैं वो दूर की चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं देख पाते। जब नज़दीक से कोई आप अगर नज़दीक की चीज़ें देख रहे हो तो वो यहाँ से वेव आ रही है तो एग्जैक्ट यहीं पे जाके इमेज को बना देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप दूर से देख रहे हो उस इमेज उसको, फॉर एग्जांपल वो काफ़ी दूर से जो है वो आ रही है वेव, तो फिर क्या होता है कि वो पीछे जो है आगे बना देती है इमेज इस तरह से, रेटिना से पहले बना देती है इमेज यहाँ पे।
तो यानी कि वो फोविया के पॉइंट से पहले ही इमेज बन जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो चीज़ आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती, वो धुंधली नज़र आती है। तो ऐसे लोग जो है वो दूर से नहीं देख सकते। तो इनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो ग्लासेस लगाए जाते हैं वो कनकेव लेंस के ग्लासेस लगाए जाते हैं ताकि वो उसको जो है रिफ्लेक्ट ठीक तरीके से करवा पाए रेटिना के ऊपर। दूसरा जो हेट्रोमायोपिया है, हेट्रोमायोपिया में क्या होता है कि जो साइज़ है पिupil का वो छोटा हो जाता है नॉर्मल से, और ऐसे लोग दूर से तो देख पाते हैं क्योंकि वो इमेज ठीक बन जाता है, लेकिन जब नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इमेज रेटिना से बाहर बन जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ बनता है तो वो फिर उनको नज़दीक की जो चीज़ें वो ठीक तरीके से नहीं दिख पाती। तो इनके इस मसले को दूर करने के लिए जो ग्लासेस लगाए जाते हैं उसके अंदर जो शीशा है वो कन्वेक्स लेंस का लगवाया जाता है ताकि जो इमेज है, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर रेटिना के ऊपर जा सके। दूसरा कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिक्र है, हिस्ट्री के बारे में कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट उनके बारे में कहा गया है। पहला है इब्ने अली इब्ने सीना, जिन्होंने आपको आई का स्ट्रक्चर बताने में, इसके अलावा इन बीमारियों के बारे में बताने में, इसके अलावा इनकी सर्जरी के बारे में बहुत कुछ बता के किया जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये 950 में पैदा हुए थे और तकरीबन 1012 में इनकी डेथ हुई थी। ये इनका टाइम पीरियड था। अरब के साइंटिस्ट थे ये, मुस्लिम साइंटिस्ट, और इन्होंने 3 किताबें लिखी थी ऑफ्थेल्मोलॉजी पे यानी आइज़ के ऊपर, जिसके अंदर स्टडी और डिजीज़ के बारे में बताया था और इसके अलावा आइज़ की सर्जरी हम कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर इन्होंने 130 बीमारियों के बारे में जिक्र किया था, आँख की 130 बीमारियों के बारे में, और दूसरा 143 ड्रग्स, यानी इतनी उन्होंने जो उस टाइम पे दवाइयाँ मुतारिफ़ करवाई थी, उन्होंने इलाज ढूंढे थे, वो भी इन्होंने अपनी किताब में लिखे थे। दूसरा इब्न अल हाशिम है। तो इब्न अल हाशिम जो है ये 965 में पैदा हुए थे और तकरीबन 1039 में इनकी डेथ हुई थी। और ये भी एक अरब साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी, हमें देखने का तरीका बताया, और इनको जो है वो ऑप्टिक्स का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लाइट के बिहेवियर को भी डिस्कस किया था। इनकी किताब है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, तो उसके अंदर इन्होंने जो है आज की जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है विजन की, जो आज हम लोग फॉलो करते हैं, वही थ्योरी है जो ये लिखे गए थे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आँख की सर्जरी के बारे में भी अपनी बुक में डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने पहला कैमरा इजाद किया था आँख के प्रिंसिपल के ऊपर, पिन होल कैमरा। ये जो हमारा कैमरा है फिज़िक्स की इजाद है, ये बिल्कुल आँख की तरह ही बनाया गया है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे रेटिना के ऊपर इमेज चल रहा होता है, बिल्कुल वहाँ पे जैसे फिल्म की तरह सारी मेमोरीज बन रही होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से कैमरा भी वो रील की शक्ल में उसको कैप्चर कर लेता है। तो आप उसको देखें तो बिल्कुल उसका प्रिंसिपल आँख की तरह का बनाया गया। तो वो पहला कैमरा इब्न अल हाशिम ने बनाया था, उसने आँख का सारा विजन का जो है वो तरीका का प्रिंसिपल को देख के उसको फॉलो किया था। तो ये हमारा आई का। पहले एयर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एयर जो है ये हमारा इस पिना पे मुश्तमिल होता है, ये जिसको आप ऐसे हाथ पे लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई होती है, इसको पिना कहते हैं। इस पिने के साथ जो है ये फोकस करता है साउंड को भी अंदर प्रोड्यूस करने पर। हमारा एक्सटर्नल जो हमें नज़र आता है एयर वो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमें सुनने में जो है वो मदद देता है। और ये एयर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड द इनर एयर। तो इसको ज़रा बारी बारी देख लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम अपने एक्सटर्नल एयर देखते हैं। तो हमारे एक्सटर्नल एयर में 3 पार्ट्स आते हैं, पिना, ये जिसको भी हमने बात की कि जो हमें बाहर से नज़र आता है, जिसके बाद स्किन जो है होती है, उसके बाद ये ट्यूब है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, यहाँ तक भी अक्सर हमारी जो है हम हाथ के ज़रिए टच कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा अंदर से टिम्पैनम आता है जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, एयर ड्रम, यहाँ तक कान के पर्दे तक ये हमारा एक्सटर्नल एयर है, जहाँ तक हमारी रसाई भी मुमकिन है कि हम अपनी फिंगर के ज़रिए यहाँ तक टच भी कर सकते हैं कान को। तो अब इनमें इनका क्या क्या काम है। स्किन का जो काम है इसका, तो ये जो बाहर पिना है, इसका काम है कि ये रास्ता प्रोवाइड करता है साउंड को अंदर जाने का कान के ज़रिए। तो यहाँ से जो है वो साउंड अंदर एंटर होती है कान में। उसके बाद ये जो ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर भी 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, एक बाल होते हैं छोटे छोटे से, और दूसरा इसके अंदर भी म्यूकस मौजूद होता है कान के अंदर। तो उनका भी अपना अपना काम है। ये स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स को प्रोड्यूस करवाते हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जो छोटे छोटे बाल वहाँ पे मौजूद होते हैं
ये इनका काम ये है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारी नज़ल कैविटी के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद थी और वहाँ पे भी उनका यही काम था कि जो बाल थे वो हवा जो कान के अंदर जाती है साउंड को लेके, तो उसके अंदर जो डर्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो जर्म्स वगैरह होते हैं, उनको ये होल्ड कर लेती है बाहर। इसलिए तो कान मतलब आपको सफाई करनी पड़ती है इसकी, वो चीज़ें होती हैं जिसको आपको डेली रिमूव भी करवाना है अपने कान से। इसके अलावा जो म्यूकस होती है ये क्या काम करती है कि ये बाहर जो हवा है उसका टेम्परेचर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक करके फिर साउंड को आपके कान के अंदर जो है वो आगे मज़ीद मिडल एयर में पहुंचाती है। ठीक है, तो ये है आपका एक्सटर्नल एयर। उसके बाद एक्सटर्नल एयर के बाद आ जाता है मिडल एयर। तो मिडल एयर में क्या आता है, 3 हड्डियां हैं ये छोटी, एक ये मेलियस, इंकस एंड दिस स्टेपस, ये 3 जो है वो इसमें हड्डियां आती हैं। इसमें ये जो स्टेपस है ये आपकी बॉडी पूरे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। 6 हड्डियां दोनों कानों में मौजूद होती हैं, 3 एक में और 3 दूसरे जो है वो कान में। और इसका क्या काम होता है कि यहाँ ये स्मॉल जो एयर ड्रम है इसके साथ मेलियस अटैच होती है और बीच में इंकस और फिर आगे जो स्टेपस है उसके आगे ओवल विंडो आती है। ठीक है, जिससे फ़ौरन बाद जो है वो इनर एयर जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो मिडल एयर है इस पोर्शन में से एक नाली है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ये यूस्टेशियन ट्यूब का ताल्लुक आपकी नाक की नज़ल कैविटी के साथ होता है, तो इसलिए ना जब मतलब आपको अगर फ्लू वगैरह हो या ऐसा कोई मसला हो तो कान में भी दर्द रहता है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए जो है वो दोनों इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी होता है। उसके बाद जो है मिडल एयर है, सॉरी इनर एयर है। तो इनर एयर के अंदर जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका मौजूद। ये सारा जो आपको जो है दिख रहा है, इसके अंदर ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ जाती हैं ये वाली, और इसके अलावा ये कॉकलिया है जो आपको अंदर स्नेल की तरह, जैसे स्नेल का शेल होता है इसी तरह से अंदर कॉकलिया हमारे जो है वो इनर एयर में मौजूद होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड है इसके अंदर, इन कैनाल्स के अंदर, इस कोक्लिया के अंदर, और इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे मौजूद, और इन रिसेप्टर के साथ पे ये आपको दिख रहा है ये नर्व जो निकल रही है, तो ये पैगाम लेके जाती है आपके दिमाग के पास सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और फिर वहाँ से जो है वो मोटर इंफॉर्मेशन वापस आती है जो आपको बताती है कि आपको कहाँ से साउंड आ रही है और आप क्या सुन रहे हो। अच्छा, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर जो है इनर एयर, मिडल एयर और एक्सटर्नल एयर का। एक्सटर्नल एयर में 3 चीज़ें हैं, मिडल एयर में भी 3 हड्डियां हैं, और फिर आगे इनर एयर की बात करें तो मेन चीज़ जो है वो वहाँ पे जो है कॉकलिया। अब इसके प्रोसेस ऑफ हेयरिंग देख लें कि कैसे हमें सुनाई देता है कि जो पिना है एक्सटर्नल, ये क्या काम करता है, ये फोकस करता है, साउंड को डायरेक्ट करता है, ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। ऑडिटरी कैनाल से जो आवाज़ है वो इस एयर ड्रम के साथ जब टच करती है तो ये कान का जो पर्दा बहुत सेंसिटिव होता है, हल्की सी आवाज़ को भी डिटेक्ट करके ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी हिलने लग जाता है। इसकी वाइब्रेशन से आगे जो तीनों हड्डियां हैं उनके अंदर भी वाइब्रेशन मुंतकिल हो जाती है। मेलियस वाइब्रेट करती है, उसकी वजह से इंकस वाइब्रेट करने लग जाती है, फिर साथ ही स्टेपस वाइब्रेट करती है। अब इसके बाद ये ओवल विंडो के ज़रिए ये आगे कॉकलिया तक मुंतकिल हो जाता है। कॉकलिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वेस्टिट्यूब्यूल्स के अंदर भी, तो वो जो फ्लूइड है वो हिलने लग जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या वाइब्रेशन आती है, और वो वाइब्रेशन जो है वो नर्व इम्पल्सेस यानी जो रिसेप्टर है उनको एक्टिवेट कर देती है, और वो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को आगे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, और इस तरह से फिर ब्रेन से वापस जो है वो आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरह से जो है वो वापस वसूल होती है। साउंड तभी पैदा होगा जब वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन के बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। बस ये इतना होता है कि हर स्पीसी की जो है ना वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी वो अलग होती है। यहाँ तक कि जब ये अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, तो जब ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी भी आवाज़ होती है, लेकिन वो आवाज़ हम सुन नहीं सकते। ठीक है, तो वो आवाज़ जो है हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं, हमारे अंदर इतने रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है कि उस आवाज़ को डिटेक्ट कर सकें, लेकिन वाइब्रेशन जब भी होती है तो साउंड ज़रूर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके बाद जो है साउंडलेस वर्ल्ड, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जो सुन नहीं सकते, तो वो उसमें वो क्या होता है कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हेयरिंग में मसला होता है। अब ये यहाँ पे कहीं पे भी मसला पैदा हो सकता है, तो उसकी वजह से हमें सुनाई नहीं देगा। एयर ड्रम में अगर मसला है, इसके अलावा अगर कॉकलिया के अंदर कोई इशू है, तो या यूस्टेशियन ट्यूब में भी इवन कोई इशू है, एयर के ऑसिकल्स में अंदर, हड्डियों के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर हमें सुनाई नहीं देता।
अब ये डैमेज क्यों पैदा होता है, जैसे अब वो इंटरनल जो इशू हैं उनकी अलग वजूहात हो सकती हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पैदाइशी बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन बाद में ये मसला हो जाता है कि अगर एयर ड्रम जो है वो बाद में उसमें वो फट जाए, जैसे अगर चीक्स के ऊपर, चेहरे के ऊपर ज़ोर से मारा जाए तो उससे भी कान के पर्दे को नुकसान पहुंचता है। कोई नोकदार चीज़ कान के अंदर बच्चे अक्सर कर देते हैं ये काम, तो भी ये मसला पैदा हो जाता है। तो फिर ऐसे बच्चे जो हैं वो बचपन में तो ठीक होते हैं लेकिन बाद में जो है वो ऐसा कोई इशू क्रिएट कर देते हैं, फिर वो पूरी ज़िंदगी सुन नहीं पाते। कुछ चीज़ों का इलाज निकल आता है, कुछ लाइलाज हो जाती हैं। तो एयर जो है इसके अलावा बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, यानी कि आपको आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर आपने उसके बारे में कैसे रिएक्ट करना है, आपके पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, बॉडी पोजीशन को भी। ये बात हमने ब्रेन में भी देखी थी कि कुछ चीज़ें, आवाज़ें ऐसी जिनके हम यूज्ड टू हो चुके होते हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमने उनके खिलाफ रद्द-ए-अमल जो है फ़ौरन शो करना होता है, तो वो चीज़ें ये हमें बताता है। फिर अगर आप थंडर स्टॉर्म देखते हो, जब बादल गरजते हैं और उसके साथ आपको लाइटनिंग भी नज़र आती है, तो आपने ये नोट किया होगा कि पहले जो है वो हमें रोशनी नज़र आती है, उसके बाद जो है वो हमें क्या नाम है, आवाज़ जो है वो बादलों की सुनाई देती है। वो असल में हवा में जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में उनके रगड़ने की वजह से उसमें अंदर चार्ज पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिजली कड़कती है, लेकिन हमें वो पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। वो क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, इसलिए वो हमें पहले नज़र आ जाती है लेकिन सुनाई बाद में देती है। हालांकि उसके रगड़ने की वजह से ही तो वो पैदा हुई है, लेकिन पहले वो दिखाई देती है। तो ये आपका आज का एयर का टॉपिक है, ये आपके रिसेप्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका केमिकल जो नर्वस सिस्टम है वो स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के आज ग्लैंड स्टार्ट करने हैं। उसके पहले दो ग्लैंड्स आज डिस्कस करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले ग्लैंड्स के बारे में देख लें। ग्लैंड्स किसको कहते हैं? आपका टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर ना दो किस्म के ग्लैंड्स मौजूद हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों में क्या फ़र्क है? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स होते हैं विद डक्ट, यानी इनके साथ जो है वो डक्ट लगी हुई होती है, नाली लगी हुई होती है। ये जो केमिकल्स को बनाते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन उस जगह के साथ ही होता है जिसके लिए वो केमिकल बनाया जा रहा है और वो उस नाली के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये होते हैं डक्टलेस, इनके साथ कोई नाली नहीं लगी होती। ये अपने ग्लैंड्स को जो चीज़ें बनाते हैं उनको, केमिकल्स को डायरेक्ट ब्लड के अंदर सीक्रेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ब्लड सर्कुलेट करता है और फिर टारगेट सेल्स, यानी जो उसका टारगेट है जहाँ तक उसको पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये फ़ौरन काम करते हैं, इंस्टेंट काम करते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड का जो काम है वो टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में फ़र्क है वो ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इंस्टेंट करवाता है और टेम्प्रेरी काम करवाता है, लेकिन एंडोक्राइन का जो काम होता है यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो टाइम लेता है लेकिन परमानेंट चेंजिंग्स को बॉडी के अंदर लेके आता है। दूसरी बात, जो ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। ये याद रखना आपने कि जो एंडोक्राइन सीक्रेट करेगा वही हार्मोन्स हैं। जो एक्सोक्राइन सीक्रेट करता है वो हार्मोन्स नहीं होते, वो अदर केमिकल्स हैं, लेकिन आप उनको हार्मोन्स का नाम नहीं देते। हार्मोन्स की डेफिनेशन ही यही है, द केमिकल मैसेजेस दैट आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। जो कि कौन सीक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड ही बस सीक्रेट करता है, सिर्फ उसी को हम जो है वो हार्मोन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम इसकी तरफ चलते हैं इनकी ग्लैंड्स की टाइप्स के ऊपर। तो 5 किस्म के ग्लैंड्स का जिक्र आपकी सिलेबस में हुआ है। उसमें से पहला जो है दैट इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मौजूद होता है ब्रेन में, और ब्रेन में हमने इसके ब्रेन के स्ट्रक्चर के में ही पढ़ लिया था कि वहाँ पे हाइपोथैलेमस ने इसको होल्ड किया होता है। इसका अपना साइज़ जो है वो एक मटर के दाने के जितना होता है, साइज़ का होता है ये, और ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है।
ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाता है? क्योंकि एक तो इसका ब्रेन के साथ ताल्लुक़ है और दूसरा ये कि अदर ग्लैंड जो भी काम करते हैं वो सब इसके असर में ही होता है। ये ही कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा जो जाके उनकी हेल्प करेंगे, तो इसलिए इसको जो है वो हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में से 2 नालियाँ निकलती हैं, 2 लूप्स निकलती हैं और दोनों में से अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र जो है वो इधर किया हुआ है। तो पहले ये जो लूप है उसकी दैट इज़ द एंटीरियर लूप। ये जो एंटीरियर लूप है इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है, 2 का यहाँ पे वैसे जिक्र है। सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये आपका ग्रोथ हार्मोन है जो आपकी जो ग्रोथ है बॉडी की वो करवाता है। और ये अगर मेल और फीमेल दोनों में एक टाइम होता है ग्रोथ का, अगर उस दौरान ये हार्मोन बिल्कुल ठीक तरीके से सिक्रेट हो रहा है तो हाइट वगैरह सब कुछ ग्रोथ बॉडी की बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन अगर ये ठीक तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा तो कुछ डिजीज़ हैं जो हमें ग्रोइंग एज में ही लग जाती हैं। उनमें से एक है अगर इसकी अंडर प्रोडक्शन होती है। अंडर प्रोडक्शन का मतलब है कि ये ठीक तरीके से नहीं निकल रहा। अलग अलग वजूहात होती हैं, बाज़ का ज़्यादातर डाइट इसकी वजह होती है जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से इसको सिक्रेट नहीं करता। तो अंडर प्रोडक्शन भी बीमारी जिसको बोलते हैं डवार्फिज्म, जिसके अंदर हाइट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटी हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल जिनकी हाइट छोटी है वो सारे डवार्फिज्म में आएंगे। अक्सर ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनकी हाइट उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उनकी हाइट जो है बिल्कुल बच्चों के साइज़ के जितनी होती है, वो वाली जो स्टेज है उसको हम जो है वो डवार्फिज्म बोलते हैं। डवार्फिज्म के बाद एक और भी स्टेज है इसकी, अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये सीक्रेट हो जाता है ग्रोइंग एज के अंदर ही, तो इसमें जो एक बीमारी है जिसको बोलते हैं जजेंटिज्म, जिसके अंदर जो बॉडी की ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जजेंटिज्म। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हड्डियां जो है वो अक्सर टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा लंबी हाइट हो, बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो दूसरे मसले भी पैदा हो जाते हैं। ये अच्छी अलामत नहीं है। इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन है दैट इज़ द एक्रोमिगली। और एक्रोमिगली कब होती है? एक्रोमिगली तब होती है जब आपकी ग्रोइंग एज गुजर गई है लेकिन ग्रोइंग एज के बाद किसी वजह से ये हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो गया। उस टाइम पे अब आपकी हाइट नहीं बढ़नी। एक्रोमिगली में अगर ग्रोइंग एज के अंदर आपका वो हार्मोन जो है वो नहीं निकलता लेकिन उसके बाद वो निकलना शुरू हो जाता है, फिर अब हाइट नहीं बढ़ती लेकिन क्या हो जाता है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अक्सर इन लोगों के चेहरे जो जबड़ा है वो खुल जाता है, हाथ पाँव के साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं एक्रोमिगली। लेकिन नॉर्मल से हट के अगर ऑर्गन्स बढ़ जाए तो वो इस डिजीज़ में जो है वो शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा हार्मोन जो है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलता है। एक ही निकला था सोमैटोट्रोपिन, अब दूसरा कौन सा है? TSH शॉर्ट फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? ये सीक्रेट करता है अपना, ये हार्मोन जो है जो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करेंगे ये उसकी जाके हेल्प करेगा, ये उसको असिस्ट करेगा उसके काम के अंदर। और इसके अलावा जो है एड्रीनल ग्लैंड्स यानी कि जो किडनी के ग्लैंड हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे गोनैड्स में, तो ये उनको भी जाके असिस्ट करता है। तो यानी इसका काम असिस्ट करना है, ये बाकी जो ग्लैंड्स हैं कुछ उनको उनके काम में हेल्प करता है जाके। उसके अलावा पोस्टीरियर लूप की बात करते हैं। एक इसकी पिछली नाली है, उसके अंदर से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, तो उसमें 2 हार्मोन्स का जिक्र किया हुआ है। एक है ADH वीज़ोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम है, और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं उसको, लेकिन उसको दूसरे लफ्ज़ों में हम वीज़ोप्रेसिन भी बोलते हैं। और एक ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, एक ऑक्सीटोसिन है और एक वीज़ोप्रेसिन है। अब वीज़ोप्रेसिन क्या काम करता है? वीज़ोप्रेसिन जो है ये आपने जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बताया तो मैंने आपको कहा कि जो रीअब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन के अंदर ये हार्मोनल होती है, इसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं।
वो यही हार्मोन है वैसोप्रेसिन। ये क्या काम करता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की नेफ्रॉन से वापस ब्लड के अंदर साल्ट्स वगैरह की, ये उसको कंट्रोल करता है। यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड की वाटर की कमी है या ज़्यादती है, ज़्यादा पानी को बाहर जाने देना है या कम को जाने देना है, वो सब कुछ जो है ये वैसोप्रेसिन जो है वो उसके अंडर में होगा, यूरिन की फॉर्मेशन करवाएगा ये ठीक तरीके से। और इसकी भी अगर डिक्लाइन हो जाए, कमी आ जाए, तो उसमें से भी एक मसला आता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंस्पाइटस, ठीक है। उसमें हर थोड़ी देर के बाद यूरिन आता है, थोड़ी देर के बाद, तो वो मसला जो है वो इसी हार्मोन की वजह से भी पैदा होता है। क्योंकि डायबिटीज़ की किस्में होती हैं, ब्लड की डायबिटीज़ है, यूरिन की डायबिटीज़ भी होती है। तो जो यूरिन की डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इंस्पाइटस जिसका नाम है, तो वो इस हार्मोन की वजह से होती है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन में जो चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर की बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आते हैं सारे, वो सारे के सारे जो है वो ऑक्सीटोसिन उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी का जो है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये एक हार्मोन पैदा, लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी इसका साइज़ जो है वो सबसे बड़ा है, गले के अंदर, गले के सामने वाली साइड पे ये मौजूद होता है और ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। और ये जो थायरोक्सिन है ये कब पैदा होगा, ये तब पैदा होगा जब अगर आपकी बॉडी के अंदर जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर आयोडीन की मिकदार जो वो ठीक तरीके से होगी। अगर आयोडीन की मिकदार जो है वो ठीक नहीं है तो ये हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाएगा, लेकिन बन तो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लो प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन होगी नहीं ना, लो नहीं बल्कि होगी ही नहीं इसकी प्रोडक्शन। और जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसका साइज़ क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है, यानी गले पड़ जाना। तो ये साइज़ बहुत ज़्यादा इसका जो है वो बड़ा हो जाता है। थायरोक्सिन जो है अब ये क्या काम करता है, ये खाने की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को रिलीज़ करवाने में बॉडी में। तो ये भी दो किस्म की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें क्या होता है कि इसमें अंडर प्रोडक्शन अगर थायराइड की हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन हो जाती है, अंडर प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के, अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल से कम पैदा हो रहा है तो एक सिचुएशन हो जाती है। और इसमें क्या मसला आता है कि इसमें बॉडी की जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी, ठीक है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, बहुत सुस्त इंसान जो है वो रहता है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है। दूसरी कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये जो ग्लैंड है आपका ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाता है और उसकी वजह से हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, बॉडी कपाने लग जाती है, बॉडी शिवरिंग होती है हर टाइम, ठीक है, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है उस इंसान को। तो मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई लेकिन इतनी यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए बॉडी ब्रेन जो है वो ये सारे फंक्शंस जो है वो इस ग्लैंड के ज़रिए शुरू करवा देगा, जिसके अंदर थोड़ी देर के बाद आपको पसीना आएगा, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी और कपाहट होगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो उसमें नज़र आएंगे। थायराइड ग्लैंड जो है एक और हार्मोन को पैदा करता है, वो है कैल्सिटोनिन। एक और हार्मोन है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। और ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको कम करता है। और उसको कम कैसे करता है कि कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारी हड्डियों को, ठीक है। तो अगर लेकिन जो भी खाना हम खाते हैं वो सारा अब्जॉर्ब होकर डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्ब हमारे ब्लड के अंदर होता है। तो ये उसको ब्लड में जब अब्जॉर्प्शन हो जाती है कैल्शियम की, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है जो ब्लड की ज़रूरत के बाद बच जाती है, तो उसको ये वहाँ से इकट्ठा करवा के बोन्स के पास जो है वो मुंतकिल करवा देता है। यानी कि अगर कैल्सिटोनिन कम होगा रिलीज़ तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो वीक हो सकती हैं। तो ये यहाँ तक था, ये 2 ग्लैंड्स हमने पढ़े, बाकी ग्लैंड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।